स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम मोमेंट्स की जो है स्टडी कर रहे थे और मोमेंट्स के जो है कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे कि किस किस टाइप के जो है मोमेंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप जो है हमने देख लिया था मोमेंट्स का। क्या देखा था उसमें? सिर्फ आपको अवर्गीकृत अंतराल दिया जाता था। ठीक है, और एक बंटन दी जाती थी अवर्गीकृत अंतराल की। ठीक है, और फिर कहा जाता था या तो माध्य के परितः आगुण निकालिए या फिर आगुण किसी बिंदु के परितः आगुण निकालिए। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो किसी बिंदु के परितः आपसे आगुण पूछेगा, ठीक है, या फिर माध्य के परितः आगुण पूछेगा। ठीक है, किसी बिंदु के परितः आगुण पूछ रहा है तो सिंपल आपको मोमेंट्स निकालने हैं, और माध्य के परितः पूछ रहा है तो आपको सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, इस बात को अपन अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब अंतराल कैसा दिया गया हो दोस्तों, जब अंतराल वर्गीकृत दिया हो क्या हो तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो वो पैटर्न जो है उस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट टाइप है हमारा मोमेंट्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत अंतराल को हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि किस तरीके से जो है अगर वर्गीकृत अंतराल दे दिया जाए तो उस सिचुएशन में हम किस प्रकार से जो है उसका आगुण या माध्य के परितः आगुण अर्थात केंद्रीय आगुण, ठीक है, सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकाला जाए वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड जो है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न बंटन से x इक्वल टू 40.5 ठीक के परितः प्रथम 4 आगुणों की परिकल्पना कीजिए तथा इनकी सहायता से माध्य के परितः आगुण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है, मूवमेंट्स भी पूछ लिया और सेंट्रल मूवमेंट्स भी पूछ लिया। जब भी मूवमेंट्स पूछेगा किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पूछेगा, दैट इज मीन x इक्वल टू 14.5। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स देगा वो, जो क्या होगा आपका a होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 40.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके परितः आपको आगुण निकालना है, यानी कि मूवमेंट्स निकालने हैं इसके परितः। ठीक है, और दूसरी चीज़ सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट्स को मीडियन के परितः निकाले जाएंगे, तो मीडियन जो है निकालेंगे या नहीं निकालेंगे वो आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इनकी सहायता से निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको माध्य निकाल कर नहीं करना है ये क्वेश्चन। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसके लिए माध्य निकाला था, फिर उसकी टेबल बनाई थी। ठीक है, तो सेंट्रल मूवमेंट के लिए इस क्वेश्चन में कोई टेबल नहीं बनानी है आप लोगों को, इस बात को ध्यान दीजिए। हमें सिर्फ टेबल बनानी है आगुण की। ठीक है, यानी कि मूवमेंट्स की निकालनी है, जो कि आपका पॉइंट दे रखा है 14.5। ठीक है, तो इसके जो है परितः आपको आगुण के लिए जो क्या करनी है, टेबल बनानी है। फिर वो जो आगुण आएंगे फिर उनकी सहायता से आप लोगों को जो है सेंट्रल मूवमेंट्स बताना है। ठीक है, जो मूवमेंट्स आएंगे उन पर से उनकी सहायता से जो आप लोगों को क्या बताना है, सेंट्रल मूवमेंट्स बताने हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपने रिलेशन देखा होगा कि किस तरीके से अगर मूवमेंट्स दे दिया जाए तो सेंट्रल मूवमेंट्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उन रिलेशंस का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर सेंट्रल मूवमेंट निकालेंगे विदाउट टेबल के। ठीक है, तो टेबल से सिर्फ हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, मूवमेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और किसके परितः मिलेंगे, 14.5 के परितः मिलेंगे। ठीक है, पूरा गेम टेबल का होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई तो फिर मूवमेंट्स निकालना तो 1 मिनट का भी काम नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों, अगर आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई तो फिर मूवमेंट्स जो है 1 मिनट भी नहीं लगेगा मूवमेंट्स निकालने में। ठीक है, तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो फिर कुछ है ही नहीं। ठीक, तो मैं ये टेबल आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से टेबल बनाई जाती है, और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में भी अपन बना ही रहे तो डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, तो ये टेबल किस तरीके से बनाई गई है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ यही बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ से क्या क्या निकलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या दिया हुआ है, आप इस तरह का कोई बंटन आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये बंटन हमें दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे रखे, आप देख पा रहे होंगे कि वर्किंग आवर्स जो है कुछ अंतराल में आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे 30 से 32.9। ठीक है, ये अंतराल दे रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इधर 33 से 35.9 दे रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी
4 है, इसी प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आगे दे रखा है अंतराल के तौर पर, ठीक है। नाउ जब इस तरह का अंतराल दिया जाएगा तब हम क्या करेंगे दोस्तों, वो देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं अपन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स दिए रखे हैं, वर्किंग आवर्स ये, ठीक, जो कि अंतराल है आपका। पहले इसी का काम देखना है कि इसका क्या करना है, मेन चीज़ यही है क्वेश्चन में कि इसका क्या करना है, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग आवर्स, ठीक है, 30 से 32.9 इस तरीके से ये जो है वर्किंग आवर मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक। पहला कॉलम आपको समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद एक्स, इसको एक्स नहीं माना है। पिछले क्वेश्चन में हमने, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अवर्गीकृत अंतराल में दिया हुआ, यानी कि अंतराल ही नहीं दिया गया था, अवर्गीकृत बंटन दिया हुआ था, ठीक है, तो उस स्थिति में हमने उसी को एक्स मान लिया था, ठीक। अब इसमें वर्गीकृत है तो इसमें इसको एक्स नहीं मानेंगे, वर्किंग आवर को, अब एक्स निकालेंगे, ठीक है, एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक्स यहाँ पर काम करेगा, ये वर्किंग आवर काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे दोस्तों, एक्स निकाला जाएगा इन दोनों का मीडियन वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का जो आपका माध्य मान है वो एक्स होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे 30 से 32.9 इन दोनों का एवरेज क्या होगा, माध्य वही होता है एवरेज, ठीक है। इन दोनों का एवरेज देखेंगे आप तो 31.4 आएगा, क्या आएगा, 31.4, और मैंने क्या लिया है 31.5। आप 0.1 बढ़ा दें या घटा दें तो इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन पर बेस्ड इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स में कैलकुलेशन चलती है तो थोड़ा पॉइंट में वो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन क्या हो ईजी बन जाए। कैसे कैलकुलेशन ईजी बनेगी, मैंने 31.4 का 31.5 क्यों लिया, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे आगे कि क्वेश्चन में 14.5 दे रखा है, ठीक है। जब इससे हमारी कैलकुलेशन भिड़ेगी तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और हमें एक शानदार इंटीजर के रूप में जो है वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का यूज़ किया, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगभग ऐसा ले लीजिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन टफ ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से आपका एवरेज जो आएगा 31.5 आएगा, एवरेज मतलब दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। जैसे 30 से 32.5 के 32.9 के बीच की जो वैल्यू है 31.5 है, ठीक है। अब आपको ये सारे एवरेज निकालने नहीं है, आप इसको सिंपली कैसे कर पाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 30, 33, 36, 39, 42, 45, यानी कि 3 का जो है यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि 3 जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हर एक नए पद में जो है आपको यहाँ पर अंतराल में 3 बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आप इधर से भी 3 बढ़ाते चाहिए, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये सबका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सीधा आप यहाँ से 3 ऐड कर दीजिए। जैसे 31.5 है तो इसमें 3 ऐड करूँगा तो 34.5 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 40.5 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करूँगा तो 43.5 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड करूँगा तो 46.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक वाइज चलिए। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमें लेना है फ्रिक्वेंसी, ठीक। फ्रिक्वेंसीज यानी कि एफ जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 2, 4, 26, 47, 56, ठीक है, 2, 4, 26, 47, 56, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और फ्रिक्वेंसी का जो टोटल सम होता है यानी कि एन, कैपिटल एन होता है फ्रिक्वेंसी का टोटल सम, तो कितना हो जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक। अब नेक्स्ट उसके बाद बात आती है डी की, ठीक है। डी क्या है दोस्तों, डी कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, अपन डी अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। इसको कैसे एडजस्ट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आगुण निकालना है, ठीक है। आगुण निकालना है तो आगुण के फॉर्मूले में हमें क्या मिलता है, x माइनस a टू दी पावर r, ठीक। इस चीज़ से हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि अगर हमें सेंट्रल मूवमेंट निकालना रहता है तो हमें इस चीज़ से सामना करना पड़ता है, x माइनस x बार टू दी पावर r, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब सेंट्रल मूवमेंट निकालना रहता है तब इस चीज़ को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब लिखना ना पड़े, सिर्फ डी लिख दें तो हमारी सुविधा थोड़ी और बढ़ जाती है, इसलिए इस चीज़ को हम डी मान लेते हैं। बाकी डी कोई स्पेशल वो चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना,
ठीक है। तो इस चीज़ को हम डी मान लेते हैं। जब सेंटर मोमेंट निकालते हैं, जब मोमेंट्स निकालेंगे तब हम इस चीज़ को क्या मानेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है। तो डी हमारी सुविधा के लिए माना गई एक कोई वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझना। तो जैसे मैंने यहाँ पे डी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन पे जो है काफ़ी क्लियरेंस आ जाता है कि डी क्या है, एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या दी हुई क्वेश्चन में 14.5, ठीक है। ये 14.5 लिख दिया, यानी कि x में से आपको क्या माइनस करना है, 14.5 माइनस करना है, जो कि हमारे क्या है, d है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए अब d कैसे निकलेगा, आप देखिए x में से जो है 41.5 माइनस करते जाइए, ठीक है। और ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी कैसे, ये आपका x रहा, 31.5 में से आप 40.5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये आपको मिल जाएगा -9, ठीक। कितना मिल जाएगा, माइनस का 9, और 34.5 में से 14.5 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -6, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बड़े शानदार इंटीजर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कोई पॉइंट में ज़्यादा कैलकुलेशन फंसने की जैसा चांस नहीं आ रहा है आप लोगों को, यानी कि पॉइंट का मामला जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। कैसे, जब हमने क्या माना, इनको क्या माना, अप्रोक्सीमेट लिया, ठीक है। एक्स को जैसे अपने अप्रोक्सीमेट करके 5 में लिया है, 4 से 5 कर दिया, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और हमें एक शानदार इंटीजर्स यहाँ पे मिल गए। और इन इंटीजर्स की सहायता से ही आगे कहीं भी आपको कैलकुलेशन में पॉइंट नहीं फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पॉइंट 4 ले लेते फिर यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आती, फिर आगे भी यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आती, क्योंकि डी से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इधर भी पॉइंट में, इधर भी पॉइंट में, पूरे टेबल में पॉइंट्स हो जाते हैं और कैलकुलेशन में जो है गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो आगे कैलकुलेशन बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, तो आप समझ गए होंगे, एक्स में से मैंने बारी बारी करके माइनस किया और ये वैल्यूज मुझे मिल गई, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे आपको डी में कहीं पे भी 0 नज़र आ जाता है, बाकी की सारी वैल्यू वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि डी से 1 बाई 1 अपन जो है इन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसमें बाद में बता दूंगा। और एक चीज़ और होती है डी में, सिर्फ डी के लिए पर्टिकुलर केस, जहाँ आपको 0 मिल जाता है ना, जहाँ आपको डी 0 मिल जाता है, उसके जस्ट अपोजिट फिर नीचे वही संख्या रिपीट होने लग जाती है। जैसे 3 तो 3, 6 तो 6, इस तरीके से नीचे 9, ठीक। ये सिर्फ डी के केस में होगा, इधर वाले के केस में नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, क्योंकि प्रथम जो हमें आगुण निकालना रहता है उसका फॉर्मूला आप रिमाइंड कीजिए, 1/n समीशन एफ डी क्या होता है, 1/n समीशन एफ डी, जहाँ डी क्या हुआ, x माइनस ए हुआ, ठीक है। आर की जगह पर 1 रख देंगे तो x माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका d है और f डॉट डी 1/n, ठीक है, समीशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मुझे μ1 निकालना है तो एफ डी करना पड़ेगा, एफ डी की ज़रूरत पड़ेगी। μ2 निकालना है तो एफ डी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और μ3 निकालना है तो एफ डॉट डी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, और μ4 निकालना है तो एफ डॉट डी की पावर 4 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस उद्देश्य से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। जैसे एफ डी निकाला हमने, डी निकालने के बाद एफ डी निकाल दिया, सीधा एफ डी निकाल लिया, जिससे हमारा पहला मोमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसका टोटल सम करेंगे तो आप 39 मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, एफ डॉट डी स्क्वायर। कैसे आता है एफ डॉट डी स्क्वायर, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि डी का पहले स्क्वायर कर दो, फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डॉट डी स्क्वायर आ जाएगा, और उनका जो टोटल सम है वो 891 यानी कि 891 जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डी का क्यूब करो, फिर एफ से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू मिलेगी, और उनका सम जो है कुछ इस प्रकार से आएगा 1323, ठीक है। और फिर उसके बाद डी की पावर 4 करो, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यूज मिल जाएगी, और उनका जैसे आप सम करेंगे तो आपको ये मिलेगा 29,14,3, ठीक है। तो इस तरीके से 29,403 आपको जो है इनका टोटल सम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारणी बनती है दोस्तों। अगर यह सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन कितने ईजीली से ईजी वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट्स की। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें हमें
प्रथम चार आगुण और फिर उनकी सहायता से माध्य के परित आगुण निकालने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ v1 डैश की। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर लेता हूँ, v1 डैश की। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 14.5 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, 14.5 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा 4 निकालने हैं, v1 डैश क्या हो जाएगा, v1 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा 1/n समीशन f/di। ठीक है, या फिर fd भी बोल सकते हैं। चलो, तो 1/n, n की वैल्यू कितनी है, टोटल सम यानी कि 1000। ठीक, टोटल समीशन f/di कितना है, ये fd है। ठीक है, यानी कि f/di ही है ये। ठीक है, तो इसका टोटल सम जो है कितना है, -13। ठीक है, -39 आया है। ठीक है, -39। ठीक, नाउ जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.39। ठीक, इस तरीके से हमारा जो है पहला जो है मूवमेंट्स निकल गया। देखो कितनी आसानी से निकल गया। ठीक, उसी प्रकार आप यहाँ से दूसरा मूवमेंट्स भी निकाल सकते हैं, v2 डैश। ठीक, v2 डैश का भी वही फॉर्मूला होगा, आप देख पा रहे होंगे। कंपैरिजन के लिए कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, v1 डैश है तो d की पावर 1 रहेगी, v2 डैश है तो d की पावर 2 रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार 1/100 1/n की वैल्यू 1/100 इंटू समीशन ऑफ f/di की पावर 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये समीशन कितना आ रहा है, 891 आ रहा है, ये 891। ओके, नाउ जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8.91 आ जाएगा। नाउ आप देखते होंगे कितना इजी हो रहा है ये। ठीक है, टेबल बनाने के बाद उसके बाद μ3 डैश देखिए आप 1/n समीशन f/di की पावर 3। ठीक, 1/n यानी कि n की वैल्यू 100 समीशन ऑफ f/di की पावर 3 समीशन ऑफ f/di की पावर 3 कितना है, -1323 -1323। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, -13.23। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि कितना आसान हो गया है काम। ठीक, नाउ फोर्थ जो है हमारा वो भी निकाल लेते हैं। 4 निकालने थे, चारों के चारों आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से निकल गए। ठीक, तो मैं अब बात कर लेता हूँ चौथे की। चौथा हो जाएगा आपका μ4 डैश यानी कि 1/n समीशन f/di की पावर 4। आप समझ रहे होंगे कि फॉर्मूले भी मजाक से हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक, ये 1/100 और समीशन f/di की पावर 4 का कितना है, 2943। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 294.03। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है मूवमेंट्स निकालना। ठीक है, अगर टेबल आपको अच्छे से बनानी आती है तो। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने मूवमेंट्स निकाल दिए सब। पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था कि माध्य के परिधि निकालने थे, आप यानी कि सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने थे, और वो किनकी सहायता से, इनकी सहायता से। ठीक है, कितने निकालने थे उसने इस क्वेश्चन में नहीं बताया, तो आप 3 तो निकालिए। ठीक है, 4 आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। बाकी उसने ये कहा था कि आप 40.5 के सापेक्ष फर्स्ट 4 ठीक है मूवमेंट्स जरूर निकालिए, यानी कि इस पॉइंट के सापेक्ष प्रथम 4 आघूर्ण जरूर निकालिए और उनकी सहायता से आप केंद्रीय आघूर्ण भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो अपन निकाल देंगे। ठीक है, 3 निकाल देंगे। ऐसा सेंट्रल मूवमेंट के लिए उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप इतने निकालिए। ठीक है, तो जनरली हम 3 निकाल देंगे, इतना सफिशिएंट होगा। ठीक, चलिए
तो अब हम निकालने वाले हैं दोस्तों सेंट्रल मूवमेंट्स। क्या निकालने वाले हैं? सेंट्रल मूवमेंट्स जो है अब हम निकालने वाले हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि सेंट्रल मूवमेंट्स μ1 तो क्या होता है? जीरो ऑलरेडी होता है, इसको निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये μ1 क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट, ये पहला जो हमारा सेंट्रल मूवमेंट्स निकल गया। दूसरा सेंट्रल मूवमेंट्स क्या हो जाएगा? μ2, इसका फॉर्मूला होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल यही फॉर्मूला है। नाउ वैल्यू रख देते हैं। फिर μ2 डैश की वैल्यू कितनी है आप देख के बताइए? 8.91। ठीक, माइनस μ1 डैश की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास में है माइनस 0.39 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, वो है 8.75। कितनी आएगी दोस्तों? 8.75। कैलकुलेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई टाइम वेस्ट होगा, आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। ठीक है, चलिए स्टैटिक्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। चलिए नेक्स्ट है तीसरा देखिए। ठीक है, μ3 तीसरा सेंट्रल मूवमेंट्स देखिए आप। μ3 का फॉर्मूला क्या होता है? μ3 डैश, ठीक, माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश की पावर 3। क्या यही फॉर्मूला है? आप चेक कर लीजिए एक बार। बिल्कुल यही फॉर्मूला है। ठीक, चलिए नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे। μ3 डैश की वैल्यू कितनी है? -13.23। ठीक, माइनस 3 इंटू μ2 की वैल्यू कितनी है? μ2 डैश की वैल्यू है 8.91। ठीक, और μ1 डैश की वैल्यू कितनी है? -0.39। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है? प्लस करना है 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब। μ1 डैश की वैल्यू कितनी है? -0.39 और इसका क्यूब। ठीक, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास में आंसर आएगा, वो जो है वो है -2.92। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पाए होंगे हमने सेंट्रल मूवमेंट भी निकाल लिए। सेंट्रल मूवमेंट्स कैसे निकाले? सेंट्रल मूवमेंट्स हमें रिलेशन से निकालने हैं कि मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा कहा हमने वैसा किया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको वर्गीकृत जो है बंटन दिया हुआ है, वर्गीकृत अंतराल में दिया हुआ है बंटन। ठीक है, उसका पहले आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे दिया जैसे 40.5। ठीक, तो उस पॉइंट के सापेक्ष आप पहले मूवमेंट्स निकालिए। ठीक है, कितने निकालिए? 4 निकालिए। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट का सम्मान करते हुए सारणी बनाई, बढ़िया शानदार। ठीक है, और उस सारणी से वो 4 मूवमेंट्स जो है आपके सामने हैं वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने वैसा किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि जो आपने मूवमेंट्स निकाले, ठीक है, आपने निकाल दिए, फिर आप उन मूवमेंट्स को ऐसे मत रखिए, इनका कुछ ना कुछ कीजिए। क्या कीजिए कि आप इन मूवमेंट्स को इनकी सहायता लीजिए और इनसे क्या करवाइए कि आप इनसे सेंट्रल मूवमेंट्स भी निकलवाइए। ठीक है भाई साहब, सेंट्रल मूवमेंट्स भी निकाल देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इनकी सहायता से सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने की बात सुनी, जैसे ही हमने मूवमेंट्स की सहायता से सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने की बात सुनी तो हमारे माइंड में तुरंत आ गया कि भाई साहब रिलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट्स से सेंट्रल मूवमेंट्स निकलवा रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेशन है, इन्हीं का यूज करके बनाना है। तो इनका यूज कैसे करेंगे? सेंट्रल मूवमेंट का मूवमेंट में रिलेशन से करेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस के क्या फॉर्मूले अपन जानते हैं। ठीक है, वीडियोज़ में देखा हुआ है आपने, पिछली वीडियोज़ में नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। हमने रिलेशन काफ़ी अच्छे से निकाला हुआ है, तो उन रिलेशन का जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने अब तक क्या देखा कि अवर्गीकृत बंटन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई अलग से एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाएंगे उसको। ठीक है, डायरेक्ट बंटन वो पूरी सारणी बना सकते हैं। और अगर वर्गीकृत दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या करना है,
एक कॉलम और बढ़ जाएगा। क्या आप उसका मीडियन वैल्यू ले लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप वर्गीकृत भी कर सकते हैं। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। क्या है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, कि आपको अगर मोमेंट्स दे दिया जाए तो सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार अगर सेंट्रल मोमेंट्स दे दिया जाए तो मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और फिर आगे और भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि मोमेंट्स और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चन को हम जो है 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।